ली होजे 26 साल का था। एक टाइम था जब वो एक प्रो गेमर हुआ करता था और अपने काम से उसे सच में बहुत प्यार था। लेकिन अब वो मॉन्स्टर्स से लड़ रहा था। शुरुआत में तो उसने अच्छे से फाइट बैक किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके पैर में गहरी चोट लग गई। जब ली होजे जमीन पर गिरा तो उसने तुरंत अपना घायल पैर पकड़ लिया, जोर से चिल्लाते हुए। वो मुश्किल से अपनी तलवार पकड़ पा रहा था। उस पर टिककर उठने की कोशिश कर रहा था ताकि वापस वेटिंग रूम जा सके, लेकिन ज्यादा कुछ हो नहीं रहा था। अगले ही पल वो पीछे गिर पड़ा, एक और बार चिल्लाते हुए, जैसे किसी ने अंदर तक चीर दिया हो। दर्द इतना रियल था कि उसे लगा कि यहीं उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन उसी वक्त उसके पास एक नई स्किल ऐड हो गई, पेन रेजिस्टेंस। पर अफसोस, अभी तो सिर्फ लेवल 1 पर थी। ली होजे नहीं चाहता था कि उसकी इतनी मिसरेबल सिचुएशन में इतनी बेकार मौत हो। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि चाहे जितना भी दर्द हो, वो आगे बढ़ेगा और खुद को कभी डिस्करेज नहीं होने देगा। वैसे उसे पहले से पता था कि सब कुछ गलत कहां हुआ था और वो क्यों इतना सफर कर रहा था। सब कुछ उस दिन से शुरू हुआ जब उसके सामने एक पैनल खुला और उसे ट्रेनिंग के लिए डिफिकल्टी लेवल चुनना था। टोटल 4 लेवल थे, इजी, मीडियम, हार्ड और हेलिश। शायद उस टाइम मुझे इतना डिफिकल्ट पाथ नहीं चुनना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसने अपनी पेन टॉलरेंस स्किल को फिर से बढ़ाया और ब्लड लॉस रेजिस्टेंस भी इंप्रूव हो गई। एक पल के लिए ली होजे को लगा सब कुछ शायद अब खत्म हो गया है। स्क्रीन पर एक आदमी कुछ एक्टिवली बोलता हुआ दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो बहुत बोरिंग था। ली होजे को अब तक याद नहीं था कि उसने कितने बूज के कैन खोल लिए थे, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, ये शो हद से ज्यादा बोरिंग है। 2 साल पहले ली होजे ने अपना प्रो गेमर वाला करियर खत्म कर दिया था और अपनी सारी सेविंग से कन्वीनियंस स्टोर खोल लिया था। उसके बाद उस लड़के ने सारा काम अपने एम्प्लॉइज पर डाल दिया और खुद घर पर रहने लगा। उस उम्र में ही उसने खुद को रिटायर्ड मान लिया था। लेकिन एक टाइम था जब ये बंदा दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर माना जाता था, लेकिन बढ़ते हुए कंपटीशन के कारण वो जल्दी ही डिथ्रोन कर दिया गया। इसीलिए उस एक्स प्रो गेमर ने वीडियो गेम्स को हमेशा के लिए छोड़ने का डिसीजन ले लिया। अब उसकी लाइफ एक बोरिंग रूटीन बन चुकी थी। सब कुछ बहुत खराब था। लेकिन उस लड़के का दुख सिर्फ 30 मिनट पहले देखी गई एक अर्जेंट न्यूज से टूट गया। ऐसे बहुत सारे गड्ढे जैसे लोग स्क्रीन पर देख रहे थे, अचानक से पूरी दुनिया में दिखने लगे थे। अथॉरिटीज इस फिनोमेनॉन के कारण से डील कर रही थीं और एक्सपर्ट्स ने सिविलियंस को स्ट्रिक्टली एडवाइस किया था कि जिन जगहों पर ये सिंकहोल्स दिख रहे हैं वहां मत जाना। अचानक एक फ्लोटिंग स्क्रीन ली हो सामने पॉपअप हुई, एन इन्विटेशन टू ट्यूटोरियल। ये देखकर वो लड़का सच में चौंक गया। असल में ली होजे को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस सब का मतलब क्या है। डर के मारे वो खड़ा हो गया और टेबल से दूर चला गया, लेकिन उसकी नजरें उस साइन से हटी ही नहीं। उसने फिर से वो मैसेज पढ़ा, हर लाइन ध्यान से, ये समझने की कोशिश में कि आखिर ये सब है क्या। और फिर उसने सोचा कि ये शायद कोई गेम है। वो लड़का हंस पड़ा, ये सोचकर कि शायद उसने बहुत ज्यादा पी ली है और ये सब बस एक हेलुसिनेशन है। भले ही ली होजे को इस पर यकीन नहीं था, फिर भी उसने स्क्रीन पर टैप किया ताकि अगला पार्ट पढ़ सके। उसमें लिखा था कि उसे एक डिफिकल्टी लेवल चूज करना होगा। 4 ऑप्शंस थे, सबसे आसान से लेकर सबसे हार्ड तक। अब उसके पास कई चॉइसेस थीं। उसने एक एक करके सारे ऑप्शंस को सोचा। वो सोचने लगा और उसे याद आया कि उसने हमेशा हर गेम बिना किसी प्रॉब्लम के क्लियर किया है और शायद ही कभी उसे कोई गेम सच में डिफिकल्ट लगा हो। वो ली होजे गेम्स की दुनिया में इनविंसिबल था। तो उस बंदे ने स्क्रीन प्रेस की, अपना डिजायर ट्रेनिंग मोड सिलेक्ट किया और वो होश में तभी आया जब उसे किसी की आवाज सुनाई दी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसके ऊपर एक आदमी की परछाई खड़ी है। तभी वह उठा और इधर उधर देखने लगा, जैसे ये जगह उसके लिए एकदम अनजान थी। फिर उस लड़के ने पास खड़े 2 लोगों की तरफ देखा। ली होजे ने डरती हुई आवाज में पूछा कि वो लोग कौन हैं और यहाँ क्या हुआ है। बिना जवाब का इंतजार किए उसने और भी सवाल पूछने शुरू कर दिए कि ये जगह क्या है और वो यहाँ कैसे आ गया। आखिरकार उन अजनबियों में से एक ने जवाब दिया कि ये ट्यूटोरियल के फर्स्ट फ्लोर की वेटिंग रूम है। लेकिन ली होजे को लगा कि ये लोग तो शायद पागल हो गए हैं। फिर उस बड़े आदमी ने उसे शांत रहने को कहा और बताया कि नए प्लेयर को कुछ नोटिफिकेशंस मिलती हैं, ऐसे पैनल्स जो ट्रेनिंग सिस्टम एक्सप्लेन करते हैं। उन सबको वही दिखाई दिया था। ली होजे, जो एक एक्स प्रो गेमर था, मान गया कि उसने भी ऐसा कुछ पढ़ा था, लेकिन तब वो इतना नशे में था कि कुछ समझ ही नहीं पाया। फिर उस लड़के ने पूछा, क्या तुम लोग भी उन मैसेजेस को देखने के बाद ही यहाँ आए हो? लेकिन उस आदमी ने जवाब देने के बजाय उस लड़की की तरफ देखा जो रूम में उसके साथ आई थी। तभी उसने कहा कि उन्हें खुद भी कुछ नहीं पता और वो तो उम्मीद कर रहे थे कि शायद ली होजे को कुछ और पता हो। सोचने पर हाल ही की सबसे बड़ी घटना वही थी जब पूरी दुनिया में अचानक से मिस्टीरियस सिंकहोल्स दिखने लगे थे। शायद इसी वजह से हम यहाँ हैं, ली होजे ने कहा।
लेकिन उस ब्लॉन्ड लड़के ने बीच में टोकते हुए कहा, बकवास मत करो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ सिंकहोल्स की वजह से उन्हें यहां लाया गया है। उसने फिर से ली होजे से कहा कि वो ऐसी बातें बनाना बंद करे। ली होजे ने जवाब दिया, ये तो बस एक अंदाजा था। फिर बड़े आदमी ने सबको फिर से शांत करने की कोशिश की। उसके बाद ली होजे ने अपने हाथ की तरफ देखा। बड़े आदमी ने पूछा, तुम ठीक हो? ली होजे ने हैरानी से जवाब दिया, कुछ मिनट पहले मैं नशे में था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से होश में हूं। इसका मतलब ये हो सकता है कि इस जगह में उनके शरीर बहुत तेज रिकवरी करते हैं आम दुनिया के मुकाबले। फिर भी ली होजे को पूरी तरह से यकीन करने में थोड़ा टाइम लगने वाला था कि ये सब कोई सपना नहीं है। तभी उस बड़े आदमी ने उसकी सोच तोड़ते हुए पूछा, क्या तुमने अभी तक कोई हथियार चुना? ये बात और भी अजीब लगी। और उसी पल ली होजे के सामने एक स्क्रीन आ गई जिसमें लिखा था कि उसे एक हथियार चुनना है। ये एक स्टार्टर वेपन होना था और जाहिर है कोई बहुत पावरफुल चीज तो मिलने वाली नहीं थी। जैसे ही उस यंग प्लेयर ने स्क्रीन पर क्लिक किया, वो तुरंत ही खुद को एक नई जगह पर पाया। ली होजे हैरान रह गया जब सारे लोग गायब हो गए और वो पूरी तरह अकेला रह गया। अभी के लिए उसके सामने एक पूरा का पूरा हथियारों का वेयरहाउस खुल गया था। इतनी सारी चीजें थीं कि उसकी नजरें टिक ही नहीं पा रही थीं। उसकी आंखें एक चीज से दूसरी चीज पर भागती रहीं बिना किसी एक चीज पर फोकस किए। ली होजे चारों तरफ देखते हुए रूम को एक्सप्लोर करने लगा। उसके सामने एक हथियार और एक शील्ड रखा हुआ था। अब चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगी थीं। नॉर्मल गेम्स की शुरुआत में भी कुछ ऐसा ही होता है, एक बेसिक सेटअप जिससे शुरुआती टास्क्स को पूरा किया जा सके। अगर ये सच में एक गेम वर्ल्ड है तो स्टार्टिंग वेपन का उसके फ्यूचर डेवलपमेंट पर बहुत असर पड़ सकता है, इसलिए उसे सोच समझकर चूज करना था। ये एक मुश्किल फैसला था और ली होजे इसे जल्दी में लेने वाला नहीं था। उसने सामने रखे हथियार को ध्यान से देखा, लेकिन उसे पता था अब उसे बस एक ही चीज चुननी है, कुछ एकल और सबसे जरूरी बात, कुछ ऐसा जो वाकई में काम का हो, कुछ ऐसा जो उसे सूट करे। लेकिन सबसे सही वेपन चुनने के लिए पहले खुद के प्लेइंग स्टाइल के बारे में ऑनेस्ट होना जरूरी है। ऐसे गेम्स में आमतौर पर 3 रोल्स होते हैं, डिफेंस, अटैक और सपोर्ट, और ली होजे को इन तीनों में से सिर्फ एक चुनना था। यह फैसला उसके स्किल्स और आगे के प्लेइंग स्टाइल को पूरी तरह से इम्पैक्ट करने वाला था। ली होजे की बॉडी में ज्यादा मसल मैस नहीं था और मैजिक भी उसकी खासियत नहीं लग रही थी, इसीलिए स्टाफ या भारी हथियार का तो सवाल ही नहीं उठता। शुरुआत में उसने रेंज्ड वेपन्स पर भी सोचा, यहां तक कि उसने बाव को भी ध्यान से देखा, लेकिन उसे जल्दी ही समझ में आ गया कि ऐसे हथियार चलाना काफी मुश्किल होगा। भले ही रेंज्ड कॉम्बैट ज्यादा सेफ होता है क्योंकि तुम दूर से अटैक कर सकते हो, लेकिन ये तभी इफेक्टिव होता है जब कोई तुम्हें कवर दे रहा हो। एटलीस्ट तुम्हें खुलकर मूव करने के लिए काफी स्पेस होना चाहिए। काफी कुछ इस बात पर भी डिपेंड करता है कि सामने वाला दुश्मन कौन है। अगर उसे मॉन्स्टर्स के बजाय इंसानों से लड़ना पड़ा तो उस केस में मेली वेपन्स ज्यादा बेहतर साबित होंगे। उसे अफसोस हो रहा था कि काश उसने दूसरों से पूछ लिया होता कि उन्होंने कौन सा हथियार चुना, लेकिन उस वक्त उसका दिमाग उतना सही नहीं चल रहा था। शायद सभी प्लेयर्स एक ही टीम में हों, लेकिन उतना ही चांस है कि वो सब एक दूसरे के दुश्मन भी बन सकते हैं, और ऐसे सिनारियो में मेले ऑप्शन ज्यादा समझदारी भरा है। ली होजे को अभी तक ये नहीं समझ आया था कि ये गेम असल में है क्या, लेकिन एक बात पक्की थी, इसकी डिफिकल्टी हेलिश होने वाली है। तो ली होजे ने पूरे सिचुएशन को समझा और आखिर में डिसाइड किया कि कौन सा वेपन उसके लिए सबसे सही रहेगा। इसीलिए उस यंग लड़के ने एक शील्ड और एक तलवार उठा ली और उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। जो शील्ड उसने उठाई थी वो मिट्टी में सनी हुई थी और उसका डिफेंस लेवल था सिर्फ 5। शायद एक सिंपल लीदर बेल्ट उससे ज्यादा इफेक्टिव होता। वो शील्ड पहले भी किसी ने यूज की हुई थी, ये साफ दिख रहा था। दूसरे हाथ में थी एक बच्चों वाली तलवार जिसका स्ट्राइक लेवल था सिर्फ 3 और वो सिर्फ बच्चों की ट्रेनिंग में यूज की जाती थी। ये हथियार भी पहले से किसी और के हाथ से गुजर चुका था। मतलब ली होजे ने अनजाने में शायद सबसे बेकार इक्विपमेंट चुन लिया था। हालांकि बाद में पता चला कि बाकी जो वेपन्स वहां पड़े थे वो भी कुछ खास अच्छे नहीं थे। पास ही एक जंग लगा हुआ एक्स और एक कमजोर सा बो भी पड़ा था जो देखने से ही लग रहा था कि बस अभी टूट जाएगा। लेकिन वेपन सिलेक्शन फाइनल होने से ठीक पहले सिस्टम ने उसे फिर से प्रॉम्प्ट किया, क्या तुम इस ऑप्शन को लेकर श्योर हो? ये उसका आखिरी मौका था कुछ भी चेंज करने का। उसने पहले ही सोच लिया था और अब ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था। कमरे में जो कुछ भी था वो सब लो लेवल गियर ही था। तो ली होजे ने कंफर्म कर दिया, हाँ यही उसकी चॉइस थी। कंफर्मेशन के बाद ली होजे वापस वेटिंग रूम में पहुंच गया जहां बाकी सारे प्लेयर्स मौजूद थे। फिलहाल तो वो अब भी आसपास हो रही हर चीज से हैरान था। उनमें से सबसे बुजुर्ग आदमी ने मजाक में उसे वापस वेलकम किया। उसने ली होजे के हाथ में पकड़ी हुई तलवार और शील्ड देखी और सोचा
कि उसे रूल्स एक्सप्लेन कर देने चाहिए, लेकिन उससे पहले ही छोटे बालों वाला ब्लॉन्ड लड़का बीच में कूद पा। उसने बुजुर्ग आदमी को कहा कि अपना भाषण देना बंद करे और ऐसा ना दिखाए जैसे उसे सब कुछ पता हो, खासकर जब उसके हिसाब से ये नया लड़का तो बस एक वीक प्लेयर था जो कुछ कर ही नहीं पाएगा। उसने बोला कि वो तो इस जगह से पहले ही बोर हो चुका है और सजेस्ट किया कि चलो बस आगे बढ़ते हैं और इस लूजर को यही छोड़ देते हैं। ली होजे को ये बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन जब उसने कुछ जवाब देने की कोशिश की तो ब्लॉन्ड लड़का फिर से उस पर चिल्ला पड़ा, चुप रह वरना मैं अपने वेपन से तेरी चटनी बना दूंगा। बुजुर्ग आदमी बीच में आया और सिचुएशन को शांत करने की कोशिश की। वो दोनों के बीच खड़ा हो गया, ब्लॉन्ड को हल्का सा दूर हटाया और सबको याद दिलाया कि वह सिर्फ 4 लोग हैं और आपस में लड़ने से अच्छा है कि साथ रहा जाए। आखिरकार वो घमंडी ब्लॉन्ड लड़का पीछे हट गया और वहां से चला गया। ली होजे ने बुजुर्ग आदमी को थैंक यू कहा, लेकिन उसे तब थोड़ी कंफ्यूजन हुई जब उसने कहा कि यहाँ सिर्फ 4 ही लोग हैं। किसी वजह से ली होजे को यकीन नहीं हुआ और उसने खुद से कंफर्म करना चाहा। ये एक अच्छा मौका था बातचीत शुरू करने का, इसलिए बुजुर्ग आदमी ने खुद ही ऑफर किया कि वो सब कुछ शुरू से एक्सप्लेन कर देगा। सबसे पहले उसने नए प्लेयर को दिखाया कि सिस्टम कैसे काम करता है और बोला, ध्यान से देखो और सुनो। उस आदमी ने अपनी इन्वेंट्री खोली और एक स्क्रीन उसके सामने आ गई। ली होजे ये देखकर चौंक गया और उसने अपनी रिएक्शन छुपाई नहीं। जब वो वहीं खड़ा रह गया, बुजुर्ग आदमी ने उसे खुद ट्राई करने के लिए कहा। ली होजे थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसी वर्ड को दोहराया और बुजुर्ग आदमी की तरफ देखते हुए ट्राई किया और ये काम कर गया। उसके सामने भी एक स्क्रीन आ गई, उसकी अपनी इन्वेंट्री। इसके बाद उस आदमी ने उसे बोला कि अपनी तलवार और शील्ड को इन्वेंट्री में रखने की इमेजिनेशन करे। जो कुछ भी वो इमेजिन करेगा वो हकीकत हो जाएगा, चाहे वो बात कितनी भी अजीब क्यों ना लगे। ली होजे ने वही वर्ड दोहराया और सोचा कि उसकी तलवार और शील्ड इन्वेंट्री में चली जाए। जैसे ही उसने ऐसा किया, वो आइटम्स धीरे धीरे फेड होकर गायब होने लगे, बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह। उसे ये फीलिंग पसंद आई। जब वो सक्सेसफुल रहा तो बुजुर्ग आदमी ने एक्सप्लेन किया कि वो अपना स्टेटस भी चेक कर सकता है। जैसे ही ली होजे ने वो कमांड बोली, एक और स्क्रीन सामने आ गई। नेम ली होजे, रेस ह्यूमन, स्ट्रेंथ लो, एजिलिटी लो, हेल्थ लो, इंटेलिजेंस हाई। उसकी इंटेलिजेंस सबसे हाई थी, लेकिन बाकी सारे फिजिकल स्टैट्स काफी वीक थे। बुजुर्ग आदमी उसके आईक्यू से इंप्रेस हुआ और उसे मोटिवेट करने की कोशिश की, लेकिन ली होजे को अब अपनी वेपन चॉइस पर पछतावा होने लगा था। जब यह हिस्सा क्लियर हो गया तो बुजुर्ग आदमी ने सजेस्ट किया कि अब वो जॉइंट गेम स्क्रीन देख, एक स्पेशल विंडो जहां प्लेयर्स दूसरे रूम्स के लोगों से चैट कर सकते थे। उसने स्क्रीन ओपन की और बताया कि हर प्लेयर को अलग अलग रूम्स में रखा गया है, उनकी चॉइस की गई डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से। हर रूम में प्लेयर काउंट भी दिख रहा था। जो रूम ली होजे ने चुना था, हेलिश, उसमें सिर्फ 4 लोग थे, बाकी सब में ज्यादा थे। ये सुनकर ली होजे कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि ज्यादा लोग होंगे जिनसे बात की जा सके। इसीलिए बुजुर्ग आदमी ने फिर से जोर दिया कि सबको साथ रहना चाहिए और कम से कम आपस में तो मत लड़ो। यहां तुम अपने फ्रेंड्स नहीं चुन सकते, उसने कहा। अब बारी थी क्लॉक के बारे में जानने की। बुजुर्ग आदमी ने बताया कि जब प्लेयर स्क्रीन पर उंगली स्लाइड करता है, बिल्कुल जैसे माउस का कर्सर, तब क्लॉक नजर आती है। ली होजे ने वही किया, हल्की सी फिंगर मूवमेंट और सामने क्लॉक दिखाई देने लगी। अभी टोटल 3 दिन थे ट्यूटोरियल शुरू होने में। इस टाइम में उनको तैयारी कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप अच्छे से सोचो तो वक्त ज्यादा नहीं। क्या ली होजे और उसके टीममेट साथ मिलकर ट्यूटोरियल पार करेंगे या फिर आपस में ही लड़ते रहेंगे? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।